देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में अभी तक तो हमने किसी धारावाही वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला है ना। तो नॉर्मल ये चालक वायर होता था जिसमें नॉर्मल विद्युत धारा बहती थी ना। तो अभी तक तो हमने धारावाही वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि कोई धारावाही वायर नहीं हो, उसकी जगह कोई आवेशित वस्तु हो जिसको गति करा रहे हो। तो पूरी पूरी गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। तुम बताओ कि अगर किसी पूरी पूरी आवेशित वस्तु को ही गति कराएं तो उसका आवेश भी गति करेगा, मतलब एक टाइप से आवेश बहेगा। तो उस केस में कोई नॉर्मल धारा तो नहीं, लेकिन एक तुल्य धारा जरूर होगी। तो बस सबसे पहले देखते हैं कि किसी आवेश को गति कराएं तो उस केस में तुल्य धारा कितनी होगी वो देखना है। ये आ गया, फिर तो चुंबकीय क्षेत्र निकाल ही लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे देखते हैं कि पूरी पूरी आवेशित वस्तु को गति कराएं तो तुल्य धारा कितनी होगी वो देखते हैं ना। तो उसको समझने के लिए नॉर्मल सा केस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ऐसी कोई आवेशित छड़ है जिसका रेखीय आवेश घनत्व, तो आवेश प्रति लंबाई लैम्डा है, और चलो इस छड़ को v के वेग से ऊपर की ओर गति करा रहे हैं। तो भी बताया था कि आवेशित छड़ गति करे तो इसका आवेश भी गति करेगा, एक टाइप से आवेश बहेगा। तो नॉर्मल तो नहीं, लेकिन एक तुल्य धारा जरूर होगी। तुल्य धारा कितनी होगी वो देखना है ना। तो इसको मैथमेटिकली करते हैं ना। चलो मान लेते हैं कि इस आवेशित छड़ को लगातार गति करा रहे हैं, और ऐसा करते हैं कि dt का अल्प समयांतराल लेते हैं। तो बताओ कि dt के अल्प समयांतराल में ये छड़ कितना विस्थापित हो जाएगी, v dt इतना विस्थापित हो जाएगी। तो बता dt के अल्प समयांतराल में किसी भी सेक्शन से इतना आवेश बह जाएगा, है ना। ये आवेश कितना होगा वो निकाल सकते हो, बताओ। इसका रेखीय आवेश घनत्व, तो आवेश प्रति लंबाई लैम्डा है, तो v dt इतनी लंबाई में कितना आवेश होगा, लैम्डा इंटू v dt, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि dt के अल्प समयांतराल में किसी भी सेक्शन से इतना आवेश बह जाएगा ना। तो dt के अल्प समयांतराल में किसी भी सेक्शन से बहने वाला आवेश कितना होगा, ये लैम्डा इंटू इसकी लंबाई v dt इतना हो गया, है ना। तो अल्प समयांतराल में किसी भी सेक्शन से बहने वाला अल्प आवेश dq इतना हो गया। तो बस अब हमको धारा dq बाई dt निकालनी है, तो dt को उधर ट्रांसफर करते हैं। तो dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो dq बाई dt इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा इंटू v, है ना। तो हमको हमको अच्छे बताया कि dq बाई dt क्या होती है, धारा, dq बाई dt धारा। लेकिन मतलब इस बार कोई नॉर्मल धारा नहीं है, एक तुल्य धारा है। तो होता dq बाई dt को क्या बोल सकते हैं, तुल्य धारा, है ना। तो हमको पता चल गया कि कभी भी किसी आवेशित वस्तु को गति कराएं तो उस केस में तुल्य धारा कितनी होगी, लैम्डा इंटू v इतनी होगी, है ना। तो ध्यान रखता है ना, ध्यान रख, आगे मूर्खों से इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, यूज होगा ना। तो आगे इतना सारा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, आगे डायरेक्ट याद रखना कि कभी किसी आवेश को गति कराएं, है ना। कभी किसी आवेशित वस्तु को गति कराएं तो उसका आवेश गति करेगा, मतलब एक टाइप से आवेश बहेगा। तो नॉर्मल तो नहीं, लेकिन तुल्य धारा जरूर होगी। और याद रखना है, कभी कोई आवेश को गति कराएं तो उस केस में तुल्य धारा कितनी होगी, सिंपली लैम्डा इंटू वी। जहाँ लैम्डा तो उसका रेखीय आवेश घनत्व, और वी इस आवेशित वस्तु को जितने वेग से गति करा रहे हैं। बस अब तुल्य धारा आ गई, तब तो हम किसी भी आवेशित वस्तु का चुंबकीय क्षेत्र धारावाही वायर के चुंबकीय क्षेत्र के सिमिलर बना सकते हैं। बस एक ही डिफरेंस है कि आई की जगह क्या आ जाएगा, आई इक्वलेंट आ जाएगा। चलो बच्चों, अब हम अलग अलग टाइप के गतिशील आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे देखते हैं कि अनंत लंबाई का कोई आवेशित वायर हो, उसको गति कराएं तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि ऐसा अनंत लंबाई का कोई आवेशित वायर है जो ऊपर भी अनंत और नीचे भी अनंत तक फैला हुआ है, और ये आवेशित वायर है जिसका रेखीय आवेश घनत्व मतलब आवेश प्रति लंबाई लैम्डा है ना। और इससे आर विलंब दूरी पर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना। सबसे पहले बताओ कि अगर ये आवेशित वायर रुका हुआ हो तब तो कोई तुल्य धारा नहीं होगी, तो तब तो कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि आवेशित वायर को v वेग से ये y दिशा में से गति कराते हैं। तो हमको पता है कि पूरे पूरे आवेशित वायर को गति कराएंगे तो आवेश भी गति करेगा, मतलब एक टाइप से
आवेश बहेगा तो कोई नॉर्मल धारा तो नहीं होगी, लेकिन एक तुल्य धारा ज़रूर होगी। और अभी बताया था कि कभी भी किसी आवेशित वस्तु को गति कराएँ, तो उस केस में तुल्य धारा कितनी होती है? सिंपली लैम्ब्डा इंटू वी। और बोलने की ज़रूरत नहीं है कि पॉज़िटिव ऊपर की ओर गति कराए तो तुल्य धारा भी ऊपर की होगी, है ना? तो इस आवेशित वायर को गति कराएँ तो नॉर्मल नहीं, लेकिन एक तुल्य धारा ज़रूर होगी। और तत्तुल्य धारा होगी तो बताओ, अब ये जो गतिशील है ना, ये जो गतिशील आवेशित वायर है, वो एक अनंत लंबाई के धारावाही वायर के टाइप से काम करेगा। तो तुम बताओगे अनंत लंबाई के धारावाही वायर के कारण, है ना, अनंत लंबाई के धारावाही वायर के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर। तो इस पूरे अनंत लंबाई की गतिशील आवेशित वायर के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र वही म्यू नॉट आई अपन 2 पाई आर ही होगा। बस एक ही डिफरेंस है कि आई की जगह आई इक्विवेलेंट आ जाएगा। और मैंने अभी बताया था कि इस आवेशित वायर को गति कर रहे हैं तो आई इक्विवेलेंट कितना हो गया? लैम्ब्डा इंटू वी। और उसकी दिशा तुम खुद निकाल सकते हो। यदि आप पॉजिटिव अक्ष को ऊपर की ओर गति कराएं तो तुल्य धारा ऊपर की ओर होगी ना। बस सिंपली तुल्य धारा की दिशा आप अंगूठा रखेंगे, फिर इस साइड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो अपनी हथेली को इस साइड रखेंगे, और फिर लास्ट में अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे तो अंगुलियां अंदर की ओर हैं, इसलिए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर मतलब क्रॉस दिशा में होगा। तो ये आ गया है ना। अब एक और चीज की बताओ, अगर ये नॉर्मल धारावाही वायर होता तो उसके कारण तो केवल चुंबकीय क्षेत्र ही होता, बाकी विद्युत क्षेत्र बिल्कुल जीरो होता है। बताया था ना, नॉर्मल धारावाही वायर है उसमें तो आवेश जिस दर से आता है उसी दर से निकल जाता है, आवेश इकट्ठा नहीं होता है, इसलिए नॉर्मल धारावाही वायर के केस में वायर आवेशित नहीं होता है, इससे विद्युत क्षेत्र तो होता ही नहीं है। जो कुछ भी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। लेकिन है ना, लेकिन इस बार ये नॉर्मल धारावाही वायर नहीं है बल्कि गतिशील आवेशित वायर है। तो बताओ, एक तो आवेशित है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी होगा, और आवेश गति कर रहा है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र तो निकाल लिया, म्यू नॉट आई इक्विवेलेंट अपन 2 पाई आर। लेकिन ये पता है कि आवेशित वायर है जिस पर आवेश है, तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में देख चुके हैं कि अनंत लंबाई का आवेशित वायर तो विद्युत क्षेत्र अभिलंबित रूप से दूर भगाने वाला, और विद्युत क्षेत्र कितना होगा? 2 के लैम्ब्डा अपन आर होगा, जहाँ के को 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें तो ये लैम्ब्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। ठीक है, ध्यान रखना, कई मूर्ख लोग धारावाही वायर और आवेशित वायर को एक जैसा समझते हैं। पता है दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जो धारावाही वायर होता है वो तो धातु का वायर होता है जिसमें नॉर्मल विद्युत धाराएं करंट बहती है ना। और उसके कारण तो केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं, क्योंकि वायर में आवेश इकट्ठा ही नहीं होता है। लेकिन जो आवेशित वायर है उसमें लकड़ी का कोई वायर होता है जिसमें आवेश को फेविक्विक से चिपका देते हैं। एक धारावाही वायर के कारण केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है, लेकिन उसकी जगह कोई गतिशील आवेशित वायर है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे। आवेशित है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, और आवेश गति कर रहा है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो कई बार सेम क्वेश्चन आता है, सेम वही अनंत लंबाई का आवेशित वायर है लेकिन आवेश नेगेटिव दिया है, अब इसको ऊपर की ओर गति करा रहे हैं। बस तुम बताओ, इस बार नेगेटिव आवेश ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उसको तुल्य रूप से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश नीचे की ओर गति कर रहा है तो उसमें ऑर्थोडॉक्स धारा या कन्वेंशनल धारा नीचे की ओर होगी। तो बस धारा की दिशा में अंगूठा हथेली इस साइड और लंबवत मुड़ा देंगे तो अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस की जगह डॉट में आएगा, जो तुम इजीली डिसाइड कर सकते हो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी तो अनंत लंबाई का आवेशित वायर था, लेकिन अब मान लेते हैं कोई समरूप आवेशित रिंग है जिसको घुमा रहे हैं तो उसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देख, है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई समरूप आवेशित रिंग है जिसका आवेश Q त्रिज्या R, ठीक है ना। और ऐसे समरूप आवेशित कोई रिंग है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है। पहले मान लेते हैं रिंग रुकी हुई है, तो पता है कि आवेशित रिंग रुकी हो तब तो कोई तुल्य धारा नहीं होगी तब तो केंद्र पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा करें कि इस आवेशित रिंग को अपने सेंट्रल अक्ष सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से बहुत तेजी से घुमा रहे हैं। तो हमको पता है कि बताओ ओमेगा कोणीय वेग से घुमाएंगे तो रिंग का आवेश भी घूमेगा,
मतलब आवेश गति करेगा या बहेगा, तो था कोई नॉर्मल धारा तो नहीं होगी, लेकिन तुल्य धारा जरूर होगी। और तुल्य धारा होगी तो फिर इसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, है ना? तो इस सबसे देखते हैं कि आवेश रिंग को घुमाए तो आवेश गति करेगा या बहेगा, तो नॉर्मल तो नहीं, लेकिन एक तुल्य धारा जरूर होगी। पहले तुल्य धारा कितनी होगी वो देखते हैं। ये मैंने क्लियरली बताया था अभी कि कभी किसी आवेश को गति करा रहे हो तो उस केस में तुल्य धारा बेसिकली क्या होती है, लैम्डा इंटू वी। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना? तो तुल्य धारा कितनी होगी, लैम्डा। लैम्डा तो क्या होता है, इसका आवेश प्रति लंबाई, मतलब रिंग का कुल आवेश अपन कुल लंबाई, तो रिंग का कुल आवेश क्यू अपन कुल लंबाई 2 पाई आर इंटू वी। तो घूर्णन गति कर रहे हैं, कोणीय वेग ओमेगा है, तो इसका रेखीय वेग v इक्वल टू ओमेगा आर। तो द आर से आर कैंसिल हो गया। तो द इसको सॉल्व करेंगे तो तुल्य धारा कितनी हो गई बताओ, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। तो बस इस बार हम बोल सकते हैं कि तुल्य धारा कितनी होगी, क्यू ओमेगा बाय 2 पाई इतनी होगी। इससे आता आता है, लेकिन एक बार ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं लिख देता हूँ, ये होता है इस बार तुल्य धारा क्यू ओमेगा बाय 2 पाई ना, ओमेगा को नीचे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो द ओमेगा को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो क्यू, और ओमेगा को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो 2 पाई बाय ओमेगा। और सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा कि 2 पाई बाय ओमेगा क्या होता है, इसके परिक्रमण का आवर्तकाल टी होता है। इस केस में तुल्य धारा को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं, है ना? तो अच्छे ध्यान रखें, रिजल्ट की फॉर्म में ध्यान रखना कि कभी भी आवेश कोई घूम रहा हो तो उस केस में तुल्य धारा लैम्डा इंटू वी तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन कभी कोई आवेश घूम रहा हो तो उस केस में तुल्य धारा का ज्यादा सिंपल फॉर्मूला क्यू बाय टी। कंपेरेटिवली याद रखना कि कभी किसी आवेश को रेखीय गति कराएं तब तो तुल्य धारा लैम्डा इंटू वी, लेकिन कभी कोई आवेश को घूर्णन गति कराएं तो उस केस में तुल्य धारा लैम्डा इंटू वी तो लिख सकते हैं, लेकिन तुल्य धारा का ज्यादा सिंपल फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, क्यू बाय टी। और वही टी का मान फिर 2 पाई बाय ओमेगा यूज कर लेंगे, तो तुल्य धारा अपने पास क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, इससे करें बस। आराम से बताओ, रिंग को घुमा रहे हैं तो उसका आवेश भी गति करेगा, है ना, बहेगा, तो एक तुल्य धारा होगी। और तुल्य धारा कितनी होगी, क्यू बाय टी, जहाँ टी को 2 पाई बाय ओमेगा, तुल्य धारा क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। बस। अब बता, तुल्य धारा आ गई ना, तुल्य धारा आ गई तो बोल सकते हैं कि ये जो घूमती हुई आवेशित रिंग है वो एक धारावाही वृत्ताकार लूप के टाइप से काम करेगी, है ना? एक घूमती हुई जो आवेशित रिंग है वो धारावाही वृत्ताकार लूप के टाइप से काम करेगी। तो बताओ, धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2 आर होता है। तो इस घूमते आवेशित रिंग के कारण भी केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वही म्यू नॉट आई अपन 2 आर ही होगा। बस एक ही अंतर है कि आई की जगह आई इक्वलेंट आ जाएगा। जब रिंग को घुमा रहे हैं तो आई इक्वलेंट कितना होगा, क्यू बाई टी। या टी को 2 पाई बाय ओमेगा लिखे तो ये क्यू ओमेगा बाय 2 पाई। तो ये केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ गया। ये तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है। बस बताओ, पॉजिटिव आवेश ऐसे घूम रहा है तो बताओ तुल्य धारा भी इसी दिशा में होगी। और होता है वृत्ताकार धारावाही लूप के टाइप से काम करेगा, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए हम उल्टा रूल लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये धारा उसकी दिशा में अपनी अंगुलियां मोड़ते हैं, पता है ना? तो धारा की दिशा में अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा बाहर की ओर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर मतलब डॉट दिशा में हो, ठीक है ना? ऐसे चलो सेम क्वेश्चन लो, तो एक समरूप आवेशित रिंग है लेकिन नेगेटिव आवेशित रिंग है, इस उसी दिशा में घुमा रहे हैं, ठीक है ना? तो इस बार केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी है। बस आराम से बताओ कि नेगेटिव आवेश को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं ना, नेगेटिव आवेश को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो इसको तुल्य रूप से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश क्लॉकवाइज बह रहा है। और तुल्य पॉजिटिव आवेश क्लॉकवाइज है तो ऑर्थोडॉक्स धारा भी क्लॉकवाइज होगी। तो बस अब तुल्य धारा की दिशा में अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा। तो अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में। यहाँ तो इजीली कर सकते हैं। बस एक नया सबक मिला कि कभी कोई आवेश घूम रहा हो तो तुल्य धारा के लिए लैम्डा इंटू वी तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन कभी कोई आवेश घूम रहा हो तो तुल्य धारा का सबसे आसान फॉर्मूला क्यू बाय टी होगा, जहाँ क्यू तो उसका आवेश और टी इसके परिक्रमण का घूर्णन का आवर्त
देखो बच्चों एक चीज़ बताना भूल गया था, ये होता है आवेशित रिंग है ना, तो इसके आवेश के कारण केंद्र पर वैसे तो विद्युत क्षेत्र भी होगा, लेकिन बिल्कुल समरूप आवेशित रिंग है, इसलिए केंद्र पर सारे एलिमेंट के विद्युत क्षेत्र आपस में कैंसल हो जाएँगे। इससे इस बार केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बिल्कुल 0 होगा, वो तुमको पता होगा। यानी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना? तो अभी तक तो हमने आवेशित रिंग के कारण केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि आवेशित रिंग के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखते हैं। चलो इस बारी मान लेते हैं कि वही समरूप आवेशित रिंग है, आवेश की त्रिज्या r है और वही चित्र से दिख रहा होगा कि रिंग को ऊर्ध्वाधर रखा है ना, तो बस हमको देखना है कि इसके केंद्र से x दूरी पर इस अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। चलो पहले तो मान लेते हैं रिंग रुकी हुई है, पता है कि रिंग रुकी हो तब तो कोई तुल्य धारा नहीं होगी तो तब तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल 0 होगा। लेकिन अब मान लेते हैं कि इस रिंग को इसके स्वयं के अक्ष मतलब इस सेंट्रल अक्ष से आप एक रिंग को ऐसे ओमेगा कोणीय वेग से घुमाते हैं, हमको पता है। तो रिंग को ऐसे घुमाएँगे तो रिंग का आवेश भी गति करेगा, मतलब एक टाइप से आवेश बहेगा। तो इस बार भी कोई नॉर्मल तो नहीं लेकिन एक तुल्य धारा ज़रूर होगी और तुल्य धारा कितनी होगी वो देख चुके हैं ना? मैंने बताया था कि इस बार जो भी आवेशित रिंग को इसको घुमा रहे हैं और कभी किसी आवेशित वस्तु को घुमाएँ तो तुल्य धारा का फ़ॉर्मूला लैम्ब्डा इंटू वी तो लगा सकते हैं, लेकिन कभी किसी आवेशित वस्तु को घुमाएँ तो तुल्य धारा का ज़्यादा सिंपल फ़ॉर्मूला q बाय t, जहाँ t इसके घूमने का आवर्तकाल 2 पाई बाय ओमेगा। तो इस बार तुल्य धारा कितनी होगी q ओमेगा बाय 2 पाई, है ना? और तुम बताओ रिंग को घुमाएँगे तो तुल्य धारा होगी और तुल्य धारा होगी तो बताओ घूमती हुई रिंग एक धारावाही वृत्ताकार लूप के टाइप से काम करेगी, है ना? कह सकते हैं कि घूमती आवेशित रिंग है वो धारावाही वृत्ताकार लूप के टाइप से काम करेगी। फिर तुम मंडे की क्लास में पढ़ोगे कि किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है ना? मंडे की क्लास में पढ़ोगे तुम कि धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट I r स्क्वायर अपन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। बस ये घूमती हुई आवेशित रिंग भी धारावाही लूप के टाइप से काम करेगी ना? तो धारावाही लूप के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, तो वैसे इस घूमती आवेशित रिंग के कारण भी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही होगा, मतलब म्यू नॉट I r स्क्वायर अपन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 उतना ही रहेगा। बस एक ही डिफरेंस है कि I की जगह I इक्विवेलेंट आ जाएगा, जहाँ I इक्विवेलेंट को q बाय t या ओमेगा की फॉर्म में q ओमेगा बाय 2 पाई लिख सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। दिशा देखनी है तो पता है कि ये घूमती रिंग धारावाही लूप के टाइप से काम करेगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए यहाँ भी उल्टा रूल लगा सकते हैं ना? हाँ, तो वही तुल्य धारा की दिशा में अपनी अंगुलियाँ मोड़ेंगे, तुल्य धारा की दिशा में अपनी अंगुलियाँ मोड़ेंगे तो अंगूठा आगे की ओर आएगा, तो उसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय रूप से आगे की ओर होगा, केंद्र पर अक्षीय रूप से आगे की ओर होगा और अक्ष पर भी अक्षीय रूप से आगे की ओर होगा, जिसका मान इतना होगा। हाँ। अब एक और चीज़ देखना है ना, एक और चीज़ देखना कि ये तो अभी घूमती आवेशित रिंग है ना, ये ध्यान रखना कि उसकी जगह अगर कोई नॉर्मल धारावाही रिंग होती जिसमें नॉर्मल धारा बहती, तब तो अक्ष पर केवल चुंबकीय क्षेत्र ही होता, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र बिल्कुल 0 होता। लेकिन याद रखना कि इस बार नॉर्मल धारावाही रिंग नहीं है बल्कि घूमती को आवेशित रिंग है, तो इस बार अक्ष पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होंगे। मतलब आवेशित है तो उसके कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र भी होगा और आवेशित रिंग घूम रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। चुंबकीय क्षेत्र तो आ गया, अब विद्युत क्षेत्र कितना होगा वो देखना है। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। ये समरूप आवेशित रिंग है ना, तो उसके कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र भी अक्षीय रूप से दूर भगाने वाला और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है kq x r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। जो स्टार्टिंग में बताया था कि कोई धारावाही हो तो उसके कारण केवल चुंबकीय क्षेत्र ही होगा, विद्युत क्षेत्र आंखें बंद करके 0 होगा, लेकिन उसकी जगह कोई गतिशील आवेश हो तो फिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। देखो बच्चों अभी तो हमने आवेशित वायर और आवेशित रिंग के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा है, लेकिन अब देखते हैं कि कोई छोटा सा बिंदु आवेश गति करे, मतलब किसी गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देख।
है ना? इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? तो चलो मान लेते हैं कि कोई बहुत छोटा-सा बिंदु आवेश है, जिसका आवेश dq, इसकी लंबाई dl है और चलो इसको v वेग से ऐसे गति करा रहे हैं ना, तो हमको देखना है कि यहाँ से r दूरी पर और थीटा कोण पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देख। ये तो आराम से है ना, आराम से बताओ कि इस बिंदु आवेश को भी गति करा रहे हैं, तो इस बार भी आवेश गति करेगा तो बहेगा। तो इस बार भी कोई नॉर्मल धारा तो नहीं होगी, लेकिन एक तुल्य धारा ज़रूर होगी। तो हमको पता है कि होता है इस बार आवेश घूम नहीं रहा बल्कि नॉर्मल टाइप की गति कर रहा है। तो इस बार तो तुल्य धारा का जनरल फॉर्मूला लैम्ब्डा इंटू वी यूज़ करें, है ना? और हमको अच्छे पता है कि ये आवेश गति कर रहा है तो एक नॉर्मल तो नहीं लेकिन तुल्य धारा ज़रूर होगी और तुल्य धारा होगी तो हम कह सकते हैं कि जो गतिशील बिंदु आवेश है वो किसके टाइप से काम करेगा? धारावाही वायर के छोटे से अल्पांश के टाइप से काम करेगा। ये मेन चीज़ ध्यान रखना कि जो गतिशील बिंदु आवेश है वो धारावाही वायर के छोटे से अल्पांश के टाइप से काम करेगा। है तो तुम बताओगे बायो सावर्ट, है ना? बायो सावर्ट नियम के अनुसार वायर के छोटे से अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है। तो वैसे इस गतिशील बिंदु आवेश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल sin थीटा अपॉन r स्क्वायर उतना ही रहेगा। बस एक ही डिफरेंस है कि I की जगह I इक्विवेलेंट आ जाएगा और हमको पता है कि I इक्विवेलेंट जनरली क्या होता है लैम्ब्डा इंटू वी। चलो इसमें लैम्ब्डा इसका रेखीय आवेश घनत्व तो आवेश प्रति लंबाई, इसको मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी एल इंटू वी को ऐसे ही रहने देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो डी एल से डी एल कैंसिल हो गया, है ना? तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वायर के छोटे से एलिमेंट के सिमिलर गतिशील बिंदु आवेश के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपन 4 पाई क्या आएगा डी क्यू वी, डी एल तो कैंसिल हो गया तो आगे साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, है ना? अब देखो अभी तो छोटे से बिंदु आवेश का आवेश डी क्यू माना था, लेकिन चलो अब छोटे से बिंदु आवेश का आवेश डी क्यू की जगह क्यू बोल लेते हैं। तो अगर क्यू बोले तो गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपन 4 पाई डी क्यू की जगह क्यू आ जाएगा, है डी क्यू की जगह क्यू आ जाएगा। तो क्यू वी साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना अच्छा। ये तो डायरेक्ट याद रखना है ना। तो डायरेक्ट याद रखना कि कभी कोई गतिशील बिंदु आवेश हो तो वायर के छोटे से एलिमेंट के टाइप से काम करेगा। तो बायो सावर्ट नियम के अनुसार गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह क्यू वी साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, है ना? सबसे मेन चीज थीटा, तो था उधर थीटा क्या था धारा का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण था और यहाँ थीटा क्या होगा वेग का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण होगा, है ना? तो लिख देता हूँ कि बायो सावर्ट नियम के अनुसार गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह अपने पास क्यू वी साइन थीटा अपन आर स्क्वायर ही होगा। और देखो इस फॉर्मूले से तो हम बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान देख लेंगे और वो अपनी दिशा को राइट हैंड रूल से अलग से एडजस्ट करेंगे। जब पॉजिटिव आवेश ऊपर की ओर गति कराओ तो तुल्य धारा ऊपर की ओर होगी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि तुल्य धारा की दिशा में अंगूठा रखेंगे। फिर इस साइड चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो अपनी हथेलियों को इस साइड रखेंगे और लास्ट में अंगुलियों को लंबवत मुड़ा देंगे। तो अंगुलियां अंदर की ओर से इस साइड सब जगह चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस दिशा में है, इस साइड सब जगह चुंबकीय क्षेत्र डॉट दिशा में है और इसके वेग के अनुदिश कोई बिंदु हो तो वहां थीटा 0 होगा, तो वहां चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। इस टाइप से तुम इजीली निकाल सकते हो, है ना? अब देखो बिंदु आवेश के गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र का बेस्ट तरीका तो है कि इससे मान निकालो और दिशा को राइट हैंड रूल से अलग से एडजस्ट करो। लेकिन तुम चाहो तो गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बताओ गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा पे डिपेंड करा है तो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। तो वी आर साइन थीटा को वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन आर की कमी है तो उसको दूर करने के लिए आर का जबरदस्ती गुणा है भाग देते हैं। बताओ अब गतिशील आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर फॉर्म में कितना आ गया म्यू नॉट अपन 4 पाई, क्यू को तो ऐसे ही रहने देते हैं। और बताओ वी आर साइन थीटा को हम क्या लिख देंगे वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपन नीचे आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब
या सही शब्दों में बोले तो मॉड ऑफ आर क्यूब। पता है कि दोनों का मतलब सेम है। अधिकतर क्वेश्चन में कोण दिया होता है तो हम इसी का यूज करेंगे, लेकिन किसी क्वेश्चन में कोण नहीं दे रखा हो, उसकी जगह वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप में दे रखा हो तो वेक्टर फॉर्मूला यूज करेंगे। ये देख लिया है ना, गतिशील बिंदु अक्ष के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र देख लिया। अब देखो एक और चीज बताओ, ये बताओ अगर वायर का कोई छोटा सा एलिमेंट, धारावाही वायर का छोटा सा एलिमेंट होता तो उसके कारण केवल चुंबकीय क्षेत्र होता, विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नहीं होता। लेकिन है ना, लेकिन इस बार गतिशील बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होगा। बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र भी होगा। कितना होगा के क्यू अपन आर स्क्वायर, और वो गति कर रहा है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, दोनों होंगे। ना कई बार हमको दिया होता है कि कई बार हमको क्वेश्चन दिया होता है कोई बिंदु आवेश है वो ऐसे गति कर रहा है तो किन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा। तुम लॉजिकली तो बोल नहीं सकते हो, मैथमेटिकली बोल सकते हो कि गतिशील बिंदु आवेश का चुंबकीय क्षेत्र जीरो होने के लिए साइन थीटा जीरो होना चाहिए, और इसके लिए थीटा है तो जीरो या 180। मतलब इसकी गति की लाइन में जितने भी बिंदु हैं वहां भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा, और गति के अपोजिट जितने भी बिंदु है वहां भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा। इसकी गति की लाइन में जितने बिंदु है सब जगह चुंबकीय क्षेत्र जीरो होगा। बाकी इसके अलावा जो बिंदु होंगे वहीं चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। तो बच्चों गतिशील बिंदु आवेश का एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बोर्ड्स थ्योरी का ही केस रहा हूँ, तो वही बोर्ड्स थ्योरी है जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु है और उसमें नाभिक तो फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमण कर रहा है। और वो हमको दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में परिक्रमण कर रहा है। बस इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण केंद्र या नाभिक पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो देख। ठीक है, तो तुम आराम से बताओ कि हाइड्रोजन का परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में परिक्रमण कर रहा है ना, तो इसकी ऑर्बिट की त्रिज्या और परिक्रमण चाल देख लेते हैं। पता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में परिक्रमण कर रहा है तो बोर्स थ्योरी के अनुसार इसके ऑर्बिट की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम एन स्क्वायर बाय जेड। हाइड्रोजन परमाणु है तो Z1, पहले कक्षक में घूम रहा है N1, तो द पहले कक्षक में इसके ऑर्बिट की त्रिज्या तो 0.529 एंगस्ट्रॉम। और बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की परिक्रमण चाल 2.19 to 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड Z बाय N। हाइड्रोजन परमाणु है तो Z1, पहले कक्षक में परिक्रमण कर रहा है तो N1, तो पहले कक्षक में इसकी ऑर्बिट की चाल कितनी हो जाएगी 2.19 to 10 पावर 6 इतनी हो जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की त्रिज्या और परिक्रमण चाल तो देख लिया। अब हमको इस घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है ना। देखो ध्यान रखना कि ये इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है मतलब एक टाइप से आवेश गति कर रहा है, तो आवेश बह रहा है। तो पता है इस बार नॉर्मल धारा तो नहीं होगी लेकिन एक तुल्य धारा जरूर होगी। और कोई छोटा बच्चा भी जानता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश ऊपर की ओर गति कर रहा है तो उसके तुल्य रूप से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश नीचे की ओर गति कर रहा है तो ऑर्थोडॉक्स धारा नीचे की ओर ही होगी। और तुल्य धारा होगी तो उसके कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, तो कितना होगा वो देखना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन को गतिशील बिंदु अक्ष मान सकते हैं, और दूसरा बहुत तेजी से घूम रहा है तो उसको धारावाही लूप भी मान सकते हैं। चिंता मत करना, दोनों से आंसर वही आएगा, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना कि पहला और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को एक गतिशील बिंदु आवेश मान लें। बताओ ना, इलेक्ट्रॉन आवेश की सबसे छोटी इकाई होती है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको गतिशील बिंदु आवेश के टाइप से मान लें। तो हम पढ़ चुके हैं कि इस गतिशील इलेक्ट्रॉन या गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बायो सावर्ट नियम के अनुसार म्यू नॉट ओपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा की जगह यूवी साइन थीटा ओपन आर स्क्वायर। बस गतिशील इलेक्ट्रॉन या इस गतिशील बिंदु आवेश के कारण नाभिक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। म्यू नॉट ओपन 4 पाई का इकट्ठा मान तो 10 टू पावर -7 क्यू इस इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 वी इलेक्ट्रॉन की चाल, तो 2.19 इंटू 10 टू पावर 6। फिर साइन थीटा तो हमको पता है कि इसमें थीटा क्या होता है, वेग का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण। तो पता है कि इलेक्ट्रॉन का वेग हमेशा स्पर्श है कि केंद्र को मिलाने वाली लाइन हमेशा त्रिज्यीय है।
तो इसके वेग का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण हमेशा 90 होगा, तो साइन 90 हमेशा 1 हो जाएगा। अपन आर इस इलेक्ट्रॉन के केंद्र या नाभिक से दूरी, मतलब इसकी ऑर्बिट की त्रिज्या 0.529 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 का स्क्वायर, इतना टेस्ला केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। ये तो एक तरीके से किया, है ना। लेकिन दूसरा दृष्टिकोण और देखना, है ना, दूसरा दृष्टिकोण भी देखना, तो बताओ, ये इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है ना। इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, तो ध्यान रखना, कभी भी कोई आवेश बहुत ज्यादा स्पीड से घूमे तो फिर वो एक पार्टिकल के टाइप से नहीं बल्कि एक धारावाही लूप के टाइप से काम करेगा, है ना। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है तो अब एक पार्टिकल नहीं बल्कि धारावाही लूप के टाइप से काम करेगा, है ना। वे पार्टिकल नहीं बल्कि वृत्ताकार धारावाही लूप के टाइप से काम करेगा। बस जैसे वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2r होता है, तो इस घूमते इलेक्ट्रॉन के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपन 2r ही होगा। बस हमको बताया कि इसमें आई की जगह आई इक्वलेंट आ जाएगा, है ना। और हमको अच्छे बताया कि इस बार इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कोई भी आवेश घूमे तो आई इक्वलेंट का बेस्ट फॉर्मूला क्यू बाय टी, जहाँ टी इसके परिक्रमण का आवर्तकाल, तो एक चक्कर लगाने में समय, तो एक चक्कर में दूरी तो कितनी है 2 पाई आर, अपन इसकी चाल v, बस आई इक्वलेंट अपने पास कितना आ जाएगा क्यू वी ओपन 2 पाई आर, इतना आ जाएगा। बस बताया तो, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूम रहा है तब ये पार्टिकल नहीं बल्कि एक धारावाही लूप के टाइप से काम करेगा। तो वृत्ताकार धारावाही लूप के सिमिलर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई ओपन 2r। बस आई की जगह आई इक्वलेंट, जहाँ आई इक्वलेंट क्यू बाई टी, ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू वी ओपन 2 पाई आर आ गया। चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, चलो मैं क्यू ही लिख देता हूँ, वी अपन 2r इंटू 2 पाई आर करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ, बिंदु अक्ष के डाई से माना था तब भी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही, और लूप के डाई से माना तब भी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। ना तुम किसी भी टाइप से कर सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस है कि कभी भी ऐसा इलेक्ट्रॉन गति कर रहा हो तो उसको एक गतिशील बिंदु अक्ष के डाई से ट्रीट करेंगे, यही सबसे बेस्ट और एग्जैक्ट सही तरीका है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि एक बार जे एडवांस आई थिंक 2009 या 2010 में जे एडवांस का एक मैथ्य कॉलम का क्वेश्चन था, उसमें क्लियरली बोल रखा था कि घूमते आवेश को एक धारावाही लूप के टाइप से मानना है, तब उसको धारावाही लूप के टाइप से ही मानना होगा, तब तो इसी मेथड से करना होगा। बाकी ये इलेक्ट्रॉन के कारण नाभिक पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो फिर वो बिंदु अक्ष वाला तरीका बेटर है। देखो बच्चों, पिछली क्लास में सबसे लास्ट में हमने किसी गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था, उसी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज तो मैंने यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। मैं क्वेश्चन को जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कि प्लस क्यू का कोई छोटा सा बिंदु आवेश है, ये आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में v की नियत चाल से इसे परिक्रमण कर रहा है। अब हमको दे रखा है उसी के तल में और केंद्र से 2r दूरी पर, मतलब इसकी परिधि से r दूरी पर इधर कोई डिटेक्टर या कोई संसूचक है जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रेक्षित कर रहा है। तो दो पार्ट पूछे हैं। तो पहले पार्ट में तो हमको पूछा है कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कब होगा और कितना होगा वो देखना है। और सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर जीरो चुंबकीय क्षेत्र कब कब होगा और डिटेक्टर वाले बिंदु पर जीरो चुंबकीय क्षेत्र होने के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होगा वो देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कब होगा कितना होगा वो पूछा है। तो तुम आराम से बताओ कि एक गतिशील छोटा सा बिंदु आवेश है, और क्लास में क्लियरली बताया था कि किसी गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र बायो सावर्ट नियम से निकालते हैं ना। तो क्लास में बताया था कि किसी गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट ओपन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह क्यू वी साइन थीटा ओपन आर स्क्वायर। तो बताओ, म्यू नॉट 4 पाई क्यू वी, ये सब तो कांस्टेंट है ना। बस ये बिंदु आवेश गति करेगा तो दूरी और साइन थीटा ही चेंज होगा।
बस कोई कॉमन सेंस बोल सकता है कि डिटेक्ट वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होने के लिए अंश तो अधिकतम होना चाहिए, मतलब साइन थीटा अधिकतम होना चाहिए, और हर न्यूनतम होना चाहिए, मतलब दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। है ना? कॉमन सेंस बोल सकते हैं कि डिटेक्ट वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होने के लिए अंश तो अधिकतम मतलब साइन थीटा अधिकतम और हर न्यूनतम होना चाहिए, तो दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। और वो कब होगा? जब आवेश इस निकटतम स्थिति पर हो। है ना? तो तुम देख सकते हो, तो तुम देख सकते हो कि ये आवेश घूमता-घूमता जब निकटतम स्थिति पर आएगा, है ना? ये आवेश घूमता हुआ जब इस निकटतम स्थिति पर होगा, तब इस आवेश के डिटेक्ट वाले बिंदु से दूरी न्यूनतम होगी, मतलब हर न्यूनतम होगा, और उस समय उसका जो वेग है वो मिलाने वाली लाइन के लंबवत होगा, मतलब उस केस में थीटा 90 होगा। थीटा 90 होगा तो साइन थीटा अधिकतम मतलब अंश अधिकतम, है ना? तो पक्का बोल सकते हैं कि जब भी आवेश इस निकटतम स्थिति पर होगा, तब थीटा 90 मतलब साइन थीटा अधिकतम, मतलब अंश अधिकतम होगा, और दूरी मतलब हर न्यूनतम होगा। तो इस समय डिटेक्ट वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा। और हम बोल सकते हैं कि अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? है ना? जब भी डिटेक्टर यहाँ होगा, सॉरी, जब भी आवेश निकटतम स्थिति पर होगा, तो डिटेक्ट वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा, और कितना होगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूवी साइन थीटा। तो इस समय इसका वेग मिलाने वाली लाइन के लंबवत है। तो इस समय वेग का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण 90, तो साइन 90 1 हो गया। और दूरी, तो इस समय आवेश के डिटेक्ट वाले बिंदु से दूरी न्यूनतम होगी r। बस जब भी डिटेक्टर निकटतम बिंदु पर होगा, तो सॉरी, आवेश निकटतम दूरी पर होगा, तब यहाँ डिटेक्टर पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम, और कितना? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूवी अपॉन r स्क्वायर। तो ये तो अपने आ गया। चलो सेकंड पार्ट देखना है। तो सेकंड पार्ट में पूछा है कि अ, डिटेक्ट वाले बिंदु पर 0 चुंबकीय क्षेत्र कब-कब होगा, वो देखना है। ठीक है ना? तो मैं वापस लिख रहा हूँ कि ये गतिशील बिंदु आवेश है, और गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यूवी sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो हम साफ-साफ बोल सकते हैं कि गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 तब होगा जब sin थीटा 0 हो। बाकी तो कोई 0 हो ही नहीं सकता ना। तो कन्फर्म बोल सकते हैं कि गतिशील बिंदु आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 तब होगा जब sin थीटा 0, और sin थीटा 0 तब होगा जब थीटा 0, थीटा 0 मतलब जब इसका वेग, है ना? थीटा 0 मतलब जब इस आवेश का वेग मिलाने वाली लाइन के अनुदिश हो, तब थीटा 0 sin थीटा 0, तो डिटेक्ट वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। बस अब हमको मेनली ये देखना है कि आवेश की किन स्थितियों पर थीटा 0 होगा, मतलब किन स्थितियों पर इस बिंदु आवेश का वेग मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होगा, वो देखना है। तो देखो, उसके लिए सिंपल तरीका होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस डिटेक्टर वाली स्थिति से इस वृत्त पर लंब डालते हैं। सॉरी, क्या बोल गया है ना? सिंपल तरीका कि इसके लिए क्या करते हैं, डिटेक्टर वाले बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा डालते हैं। है ना? 2 स्पर्शरेखा बनेगी ना। डिटेक्टर वाले बिंदु से एक स्पर्शरेखा ऐसी बनेगी, और डिटेक्टर वाले बिंदु से वृत्त पर दूसरी स्पर्शरेखा ऐसी बनेगी। तो उसके लिए वही करते हैं कि डिटेक्टर वाले बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा डालते हैं, और तुम खुद बताओ कि जब भी आवेश इन स्पर्श की स्थितियों पर होगा, है ना? सोच के बताओ तुम। सोच के बताओ कि जब भी आवेश इन दोनों स्पर्श की स्थितियों पर होगा, तो इन दोनों स्थितियों पर इस आवेश का जो वेग है वो मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होगा। ठीक है ना? तो डिटेक्ट वाले बिंदु पर वृत्त पर स्पर्श रेखा डालते हैं। तो जब भी आवेश इन स्पर्श की बिंदुओं पर होगा, तब इस आवेश का वेग मिलाने वाली लाइन के अनुदिश होगा। तो तब वेग का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण थीटा 0, तो तब थीटा 0, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी 0 होगा। और ऐसे बताओ कि घूमता हुआ जब आवेश इस स्पर्श की स्थिति पर आएगा, है ना?
घूमता हुआ जब आवेश इस स्पर्शे की स्थिति पर आएगा, तब इसका वेग मिलाने वाली लाइन के बिल्कुल अपोज़िट होगा। तो वेग का मिलाने वाली लाइन के साथ कोण थीटा 180 होगा, तो तब भी sin थीटा 0 होगा, तो तब भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो पक्का बोल सकते हैं ना? पक्का बोल सकते हैं कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 कब होगा? जब आवेश इन दोनों स्पर्श की स्थितियों पर होगा। इस स्पर्श की स्थिति पर होगा तब भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0 और आवेश इस स्पर्श की स्थिति पर होगा तब भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र 0। बताओ डिटेक्टर वाली स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र 0 कब होगा? जब आवेश इन दोनों स्पर्श की स्थितियों पर होगा। तो तुम बताओ ना? तुम बताओ कि डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के बीच समय अंतराल पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली आवेश को यहाँ से इस स्पर्श की स्थिति तक जाने के बीच समय कितना लगेगा वो पूछा है। सही कहा ना? तो डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के बीच समय अंतराल पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली आवेश को यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच समय अंतराल कितना लगेगा वो देखना है। बस आराम से बताओ कि इस बिंदु आवेश को इस स्पर्श की स्थिति से उस स्पर्श की स्थिति तक जाने में समय कितना लगेगा? सिंपली दूरी बटे चाल। तो उसके लिए बिंदु आवेश को यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी वो निकालना है। तो उसके लिए पहले ये वाला कोण कितना होगा वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि केंद्र को इससे मिला देते हैं। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि त्रिज्यीय लाइन और स्पर्श की लाइन परस्पर लंबवत होंगी। और बताओ इस वृत्त की त्रिज्या r है तो ये दूरी r होगी। बस ये वाला कोण निकाल सकते हो ना? तो आराम से बताओ कि ये वाला समकोण त्रिभुज तुमको दिख रहा है ना? इस समकोण त्रिभुज में कोण अल्फा है। आधार का काम कौन कर रहा है? r। और कर्ण कितना है? r और r 2r। बताओ ये कोण अल्फा हो, है ना? ये वाला कोण अल्फा हो तो बताओ cos अल्फा इक्वल टू कितना होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार तो r अपन कर्ण 2r। तो cos अल्फा 1/2 और cos अल्फा 1/2 तो अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। और बताओ जैसे ये कोण 60 डिग्री है वैसे सिमेट्रिकली ये कोण भी 60 डिग्री होगा। तो आराम से बताओ, है ना? आराम से बताओ कि ये कोण भी 60, ये कोण भी 60, तो यहाँ से यहाँ तक कुल कोण कितना हो गया? 120 डिग्री, जिसको रेडियन में 2π/3 लिख सकते हैं। बस आवेश को इस स्पर्श की स्थिति से उस स्पर्श की स्थिति तक जाने के बीच समय अंतराल कितना लगेगा वो देखना है। तो आराम से बताओ कि आवेश बिल्कुल v की नियत चाल से गति कर रहा है, तो आवेश को इस स्पर्श की स्थिति से उस स्पर्श की स्थिति तक जाने में समय कितना लगेगा? सिंपली दूरी बटे चाल। तो बताओ आवेश यहाँ से यहाँ तक दूरी कित है ना? आवेश की यहाँ से यहाँ तक तय की गई दूरी कितनी होगी? चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या। तो कोण 180 120 डिग्री है, लेकिन रेडियन में 2π/3 इंटू त्रिज्या r अपन इसकी नियत चाल कितनी है v। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2πr/3v। तो बस आवेश को यहाँ से यहाँ तक जाने के बीच समय अंतराल इतना होगा। तो डिटेक्टर वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के बीच भी समय अंतराल इतना ही होगा। कई डेढ़ बुद्धि लोग बोलते हैं कि आवेश को इधर से इधर तक जाने के लिए ये समय अंतराल भी तो यूज कर सकते हैं। तो ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा समय अंतराल होगा। हमको चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के बीच न्यूनतम समय अंतराल देखना है, तो उसके लिए फिर ये वाला ही समय लेंगे। तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को तुम कर सकते हो।